यूरोप में राष्ट्रवाद पार्ट 2 है हमारा ये। इससे पहले मैं पार्ट 1 पहले अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आप पहले वो देखोगे और उसके बाद ये वाला वीडियो देखोगे तो आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आएगा। और लास्ट जो हमने छोड़ा है चैप्टर, वो हमने उदारवाद पे आके छोड़ दिया था। ठीक है, तो उदारवाद से मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करूँगी आगे। तो बेसिकली हमारा ये यूनिट 2 चल रहा है, जिसमें हम उदारवाद का कॉन्सेप्ट समझेंगे पहले कि उदारवादी कौन थे, रूढ़िवादी कौन थे। ठीक है, इसके अलावा 1815 के बाद जो है जो नया रूढ़िवाद हुआ उसमें क्या अंतर था रूढ़िवादी की तुलना में, और क्रांतिकारी युग कौन सा था ये हम समझेंगे। इसके अलावा क्रांतिकारियों का युग, ये चार टॉपिक होगा आई थिंक। ये चारों के चारों टॉपिक हम इसमें कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर अच्छा लगे वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बाकी हम चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। चलो, सबसे पहले आप सबका सबकी पाठशाला पे स्वागत है और अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले जो हमें समझना है वो समझना है उदारवादी क्या होता है। ठीक है, तो उदारवादी यानी कि उदारवादी मतलब आज़ाद ख्यालों के लोग। ठीक है, यानी कि ऐसे लोग जिनकी सोच नहीं है, परिवर्तन को स्वीकार करते हैं, ऐसे लोगों को हम क्या बोलते हैं, उदारवादी बोलते हैं। ठीक है, तो जो यूरोप में उदारवादी थे उनका क्या कहना था कि आज़ादी और कानून के समक्ष बराबरी मिलनी चाहिए लोगों को, और राजनीतिक रूप से उदारवाद एक ऐसी सरकार पर जोर देती थी जो सहमति से बनी हो, मतलब जिसको सब लोगों ने चुना हो। ठीक है, इसके अलावा अगर हम आर्थिक क्षेत्र की बात करें तो आर्थिक क्षेत्र में उदारवादी क्या था, तो उदारवाद बाज़ारों की मुक्ति और चीज़ों और पूंजियों के आवागमन पर राज्य द्वारा लगाए गए नियंत्रणों को ख़त्म करने के पक्ष में थे। यानी कि जो उदारवादी थे वो ये चाहते थे कि जो बाज़ार हों वो मुक्त हों, और जो चीज़ों के आवागमन पर, यानी कि जो जैसे दो क्षेत्र है मान लो, तो आने और जाने पर यानी आयात और निर्यात पे जो रोक टोक लगाई गई है, जो सरकार का नियंत्रण है, वो ख़त्म कर देना चाहिए। ये किनका कहना था, उदारवादियों का कहना था। इसके अलावा 19वीं सदी के दौरान उभरते हुए मध्य वर्गों की यह जोरदार मांग थी। आइए हम 19वीं शताब्दी के पहले भाग में जर्मन भाषी इलाकों का उदाहरण लेते हैं। तो नेपोलियन, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है ये नेपोलियन ने क्या परिवर्तन किया था। तो नेपोलियन के प्रशासकीय कदमों से अनगिनत छोटे प्रदेशों से 39 राज्यों का एक महासंघ बनाया। इनमें से प्रत्येक की अपनी मुद्रा और नापतोल प्रणाली थी। ठीक है, यानी कि जो नेपोलियन था उसने क्या किया, 39 छोटे छोटे राज्यों को मिलाया और एक महासंघ तैयार किया। ठीक है, और उन जो 39 राज्य थे उनकी अपनी अपनी क्या थी, मुद्रा थी और नापतोल की प्रणाली थी। 1833 में हैम्बर्ग से न्यूरेमबर्ग जाकर अपना माल बेचने वाले एक व्यापारी को 11 सीमा शुल्क नाकों से गुजरना पड़ता था, और हर बार लगभग 5% का सीमा शुल्क देना पड़ता था। शुल्क अक्सर वस्तुओं का वजन और आकार के अनुसार लगाए जाते थे। क्योंकि हर क्षेत्र की अपनी नापतोल व्यवस्था थी, अतः हिसाब लगाने में समय लगता था। और मसलन कपड़े की नापतोल का पैमाना LA था, जिसकी लंबाई जगह बदलने के साथ घटती और बढ़ती रहती थी। अगर एक L कपड़ा फैटफर्ग में ख़रीदा जाता है तो 54 पॉइंट, मतलब ये एग्जाम्पल दिया हुआ है आपको कि मतलब दो जगह है, मान लो कि हैम्बर्ग है एक, और यूँ एक जो है वो न्यूरेमबर्ग है। ठीक है, तो बोला कि अगर एक हम हैम्बर्ग से स्टार्ट करते हैं और हमें न्यूरेमबर्ग में सामान बेचना है, तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने की जब वस्तु हम लेके जा रहे हैं तो 11 जगह जो है वो सीमा शुल्क देना पड़ रहा है। ठीक है, और 11 जगह पर वस्तु को नापा जा रहा है, तोला जा रहा है, और टैक्स जो है वो कैलकुलेट किया जा रहा है। तो इसमें दो समस्याएं हैं। एक तो क्या है कि टाइम बहुत ज़्यादा लग रहा है। ठीक है, क्योंकि हर जगह की अपनी एक नापने और तोलने की व्यवस्था है, और दूसरा ये है कि इससे जो चीज़ है वो बहुत ज़्यादा महंगी हो जाएगी। ठीक है, तो इस व्यवस्था को ख़त्म करना ज़रूरी था ताकि व्यापार जो है वो तेज़ी से आगे बढ़ सके। नए वाणिज्यिक वर्ग ऐसी व्यवस्थाओं को आर्थिक विनिमय और विकास में बाधक मानते थे। यानी जो नए व्यापारी थे उन्हें लगता था कि जो इस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो क्या है, व्यापार को फलने फूलने नहीं दे रही है, मतलब व्यापार में बाधा उत्पन्न कर रही है। एक ऐसे एकीकृत आर्थिक क्षेत्र के निर्माण के पक्ष में तर्क दे रहा था जहां वस्तु
वस्तुओं, लोगों और पूंजी का आवागमन बाधा रहित हो। और वो किस तरह की व्यवस्था चाहते थे कि वस्तुओं का, लोगों का और पूंजियों का क्या हो, आवागमन जो है वो बाधा रहित हो, यानी बिना किसी रोक टोक के हो। इसके अलावा 1834 में प्रशा की पहल, प्रशा एक देश था उस समय, मतलब एक स्थान है, जगह का नाम है, कि पहल पर एक सीमा शुल्क संघ जो है वो जॉल वेराइन स्थापित किया गया, जिसमें अधिकांश जर्मन राज्य शामिल हो गए। इस संघ ने शुल्क अवरोधों को समाप्त कर दिया और मुद्रा की संख्या 2 कर दी, जो उससे पहले 30 से ऊपर थी। इसके अलावा रेलवे के जाल ने गतिशीलता बढ़ाई और आर्थिक हितों को राष्ट्रीय एकीकरण का सहायक बनाया। उस समय पनप रही व्यापक राष्ट्रवादी भावनाओं को आर्थिक राष्ट्रवाद की लहर ने मजबूत बनाया। ठीक है, तो अब 1834 में क्या किया गया, प्रशा की पहल पर एक शुल्क संघ बनाया गया, जिसका नाम क्या रखा गया, जॉल वेराइन। ठीक है, और इसने क्या करा, इसमें जो है ज़्यादातर जर्मन राज्य शामिल हुए और इसने क्या किया, जितने भी शुल्क अवरोध थे उसको समाप्त किया। और जैसे कि 39 जगह थे, तो 39 जगह की अलग अलग मुद्रा होगी, तो उन मुद्राओं की संख्या को घटा करके 2 मुद्रा बना दी गई। ठीक है, मतलब 2 मुद्राओं में ही अब क्या होगा, व्यापार होगा। और इसके अलावा रेलवे का विस्तार किया गया, जिससे गतिशीलता बढ़ाई गई। अब गतिशीलता कैसे बढ़ती है, मान लो अगर रेलवे का विस्तार हो रहा है तो उससे वस्तुएं जो है और लोगों का आवागमन जो है वो क्या हो जाएगा, आसानी से होगा। अब 1815 के बाद एक नया रूढ़िवादी क्या था। अब देखो, रूढ़िवादी क्या होता है, मतलब रूढ़िवाद वो लोग होते हैं जो परिवर्तन को आसानी से स्वीकार नहीं करते, मतलब जो पुराने ख्यालों के लोग होते हैं वो। ठीक है, जिनकी सोच जो है वो आज भी क्या है, पुरानी है। तो उस तरह के जो लोग थे वो क्या थे, रूढ़िवादी लोग कहलाते थे। तो 1815 में नेपोलियन की हार के बाद, अब 1815 में जैसे कि हमें पता है कि नेपोलियन हार गया था। ठीक है, अब उसके बाद क्या होता है, देखो अभी तक जो हम एक स्टोरी की तरह समझ रहे हैं, तो हमें 2 पार्ट में समझना है। एक हमें फ्रांस का समझना है कि फ्रांस में किस तरह की व्यवस्था थी। तो जो फ्रांस में अभी तक हमने स्टोरी छोड़ी है वो ये छोड़ी है कि जो नेपोलियन है वो उसने क्या करा है, फ्रांस पर अपना कब्जा कर लिया है और वो क्या कर रहा है, अब यूरोप के जो अन्य देश हैं वहाँ पर भी उनको भी कोशिश कर रहा है कि उन्हें भी क्या मिले, जिस तरह की व्यवस्था फ्रांस में लागू हुई है उस तरह की व्यवस्था वहाँ पर भी लागू हो। ठीक है, और वहाँ के लोगों को भी जो मौजूदा व्यवस्था है उससे क्या मिले, आज़ादी मिले। अब जो दूसरे पार्ट में हम पढ़ रहे हैं कि यूरोप के जो अलग अलग देश हैं वहाँ पर किस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो दोनों को हम लास्ट में लिंक करेंगे। तो पहले भी हमें एक सेपरेट, मतलब एक समझो क्या है, एक ही चैप्टर में आपकी 2 स्टोरीज चल रही है। ठीक है, तो अब 1815 में जब नेपोलियन की हार हुई तो उसके बाद क्या हुआ, यूरोपीय सरकारें रूढ़िवाद की भावना से प्रेरित थी, यानी जो यूरोप की सरकार थी वो रूढ़िवादी के फेवर में थी, मतलब रूढ़िवादी विचारधारा को ठीक मानती थी। तो अब रूढ़िवादी क्या मानते थे कि राज्य और समाज के स्थापित जो परंपराएं हैं, जैसे राजतंत्र हो गया, चर्च हो गया, या सामाजिक जो ऊंच नीच है, संपत्ति और परिवार को बनाए रखना है, ये सब चीज़ें क्या है, ज़रूरी है। तो ये रूढ़िवादी क्या चाहते थे कि जो जो राजतंत्र है वो ठीक है। ठीक है, और जो चर्च का जो अधिकार दिया गया उन्हें, जो स्पेशल पावर्स दी गई है वो भी ठीक है। ठीक है, और जो समाज में जो अंतर है, जो संपत्ति का बंटवारा है वो भी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, ये किनका कहना था, रूढ़िवादी लोगों का कहना था। ठीक है, फिर भी अधिकतर रूढ़िवादी लोग क्रांति से पहले के दौर में वापस नहीं रहते थे। फिर भी जो रूढ़िवादी लोग थे वो जो क्रांति हुई है, जो बदलाव अभी तक हुआ है, उसे वो वापस नहीं जाना चाहते थे। इसका मतलब क्या है, वो पहले वाली जो व्यवस्थाएं थी उसको वो वापस एक्सेप्ट नहीं करना चाहते थे। तो नेपोलियन द्वारा शुरू किए गए परिवर्तनों से उन्होंने ये जान लिया था कि आधुनिकीकरण राजतंत्र जैसी पारंपरिक संस्थाओं को मजबूत बनाने में
मजबूत बनाने में सक्षम था, वह राज्य की ताकत को ज़्यादा कारगर और मजबूत बना सकता था। एक आधुनिक सेना, कुशल नौकरशाही, गतिशील अर्थव्यवस्था, सामंतवाद और भूदासत्व की समाप्ति यूरोप के निरंकुश राजतंत्र को शक्ति प्रदान कर सकती है। ठीक है, यानी कि वो समझ गए थे कि अगर हम निरंकुश शासन को ख़त्म करेंगे, ठीक है, तो ही क्या होगा, जो यूरोप के देश हैं वो तरक्की कर सकते हैं। ठीक है, तो अब आगे क्या होता है। 1815 में ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया जैसे यूरोपीय शक्तियां, जिन्होंने मिलकर नेपोलियन को हराया था। अब देखो हो क्या रहा था कि नेपोलियन की जो ताकत थी वो बढ़ती जा रही थी। फ्रांस के बाद जो यूरोप के अलग अलग हिस्से थे, यानी जो फ्रांस से सटे हुए हिस्से थे, उन पर जो नेपोलियन था अपना अधिकार कायम करते जा रहा था। ठीक है, तब ऐसे में क्या हुआ कि जो 4 देश थे, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, ये चारों जो है वो इकट्ठा हुए। इन्होंने ये सोचा कि ऐसे तो नेपोलियन को हरा पाना अलग अलग बहुत मुश्किल है, तो इन्होंने क्या किया, चारों जो है वो इकट्ठा हुए और 1815 में जो युद्ध हुआ उसमें इन्होंने क्या किया, नेपोलियन को हरा दिया। ठीक है, समझौता, और हराने के बाद क्या हुआ, यूरोप के लिए एक समझौता तैयार करने के लिए वियना में मिले। यानी कि अब क्या हुआ कि जब नेपोलियन की हार हुई तो वियना एक जगह थी, वहाँ पर ये मिले और वहाँ पर उन्होंने क्या किया, एक समझौता किया। अब होता क्या था, जैसे मान लो युद्ध होता है, ठीक है, अब ऐसे में जो देश हार जाता था तो उसके साथ अग्रीमेंट किया जाता था, ठीक है, जिसे समझौता कहा जाता था। तो 1815 में जो है क्या हुआ, वियना की संधि हुई। ठीक है, ये पेपर में आता है, आपको ध्यान रखना है, जिसका उद्देश्य उन कई सारे बदलावों को ख़त्म करना था जो नेपोलियन युद्धों के दौरान हुआ था। यानी जो बदलाव यूरोप के देशों में नेपोलियन ने किया था, उन बदलावों को ख़त्म करना था। फ्रांसीसी क्रांति के दौरान हटाए गए बुर्बो वंश को सत्ता में वापस बहाल कर दिया गया। ठीक है, यानी जो फ्रांस का जो राजा था, जो बुर्बो वंश का था, बुर्बो वंश को वापस जो है वो फ्रांस का क्या बना दिया गया, राजा बना दिया गया, उसके उत्तराधिकारी को। ठीक है, जो लुई 16 था वो तो मर गया था, लेकिन उसके और भी होंगे ना उसके वंश के लोग, उनको राजा बनाया गया। फ्रांस ने उन इलाकों को खो दिया जिन पर कब्जा उसने नेपोलियन के अधीन किया था। यानी कि उन सभी इलाकों को जिस पर फ्रांस ने अपना कब्जा किया था, मतलब उनको अपने अधिकार में ले लिया था, वो सारे अधिकार उससे, मतलब वो सारे के सारे जो क्षेत्र थे, इलाके जो थे, वो उससे छीन लिए गए। फ्रांस की सीमाओं पर कई राज्य कायम कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस विस्तार ना कर सके। ठीक है, इसके अलावा जैसे मान लो ये फ्रांस है, तो फ्रांस के आसपास बहुत सारे राज्य स्थापित कर दिए गए ताकि भविष्य में दोबारा फ्रांस अपनी शक्तियों को बढ़ाने की कोशिश ना करे। अतः उत्तर में नीदरलैंड्स का राज्य स्थापित किया गया, जिसमें बेल्जियम शामिल था, और दक्षिण में पीडमोंट में जेनोआ जोड़ दिया गया। प्रशा को उसकी पश्चिम सीमा पर महत्वपूर्ण नए इलाके दे दिए गए। ठीक है, यानी उसने क्या किया, नए नए इलाके खड़े कर दिए, जबकि ऑस्ट्रेलिया को उसकी इटली का नियंत्रण सौंप दिया गया। और ऑस्ट्रेलिया को क्या मिला, इटली मिला। मगर नेपोलियन ने 29 राज्यों का जो जर्मन महासंघ स्थापित किया था उसे बरकरार रखा गया, यानी उसमें कोई बदलाव नहीं किया गया। पूर्व में रूस को पोलैंड का एक हिस्सा दिया गया था, जबकि प्रशा को सैक्सनी का एक हिस्सा प्रदान किया गया था। इन सब का मुख्य उद्देश्य उन राजतंत्रों की बहाली था जिसे नेपोलियन ने बर्खास्त कर दिया था, और साथ ही यूरोप में एक नई रूढ़िवादी व्यवस्था कायम करने का लक्ष्य भी था। ठीक है, यानी कि अब हम अगर इसको सम अप करें तो हम इतना समझ सकते हैं कि जो 4 देश साथ में आए, ब्रिटेन, रूस, प्रशा और ऑस्ट्रिया, उन्होंने क्या किया, नेपोलियन को हराया और जो बदलाव नेपोलियन ने किया था उसको ख़त्म करने की कोशिश करी। ठीक है, अब ऐसा क्यों किया गया, अब ये एक चीज़ और आपको याद रखना है कि इसकी जो वियना संधि हुई थी, उसकी जो मेज़बानी थी उसको लीड किसने करा था, तो ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, तो अंग्रेज़ों वाले नाम है, आपको याद रखना है। ठीक है, उसकी मेज़बानी किसने करी थी, ऑस्ट्रिया के चांसलर थे ड्यूक मैटरनिक। ठीक है, उन्होंने करा था।
और वियना संधि में क्या क्या किया गया, सबसे पहले उन्होंने क्या किया कि नेपोलियन ने जिस जिस हिस्से पर कब्जा करा था वो सारे वापस ले लिए गए फ्रांस से। दूसरा, बुर्बो वंश की जो शासन व्यवस्था जो पहले ख़त्म कर दी गई थी फ्रांस में, उसको वापस लागू किया गया। ठीक है। फ्रांस की सीमा पर नए नए राज्य खड़े कर दिए गए ताकि भविष्य में फ्रांस अपना विस्तार ना कर सके। ठीक है। अब 1815 में स्थापित रूढ़िवादी शासन व्यवस्था जो थी ना वो निरंकुश थी। ठीक है, यानी कि वापस राजतंत्र वाली बात जो थी वो शुरू हो गई थी। वे आलोचनाओं और असहमति बर्दाश्त नहीं कर सकती थी और उन्होंने उन गतिविधियों को दबाना चाहा जो निरंकुश सरकारों की वैधता पर सवाल उठाती थी। ठीक है, यानी जब अब निरंकुश सरकार बनी वापस, ठीक है, तो वो लोग उस बदलाव को स्वीकार नहीं करना चाहते थे या उन बातों को वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते थे जो कि उनके खिलाफ थी। ठीक है, अब इसके लिए उन्होंने क्या किया, सरकारों ने सेंसरशिप का नियम लागू कर दिया, यानी उनके खिलाफ ना तो कोई चीज़ अखबारों में, किताबों में, नाटकों में, गीतों में, कहीं पर भी उनके खिलाफ कुछ भी नहीं लिखा जाएगा। ठीक है, जिसमें फ्रांसीसी क्रांति से जुड़े स्वतंत्रता और मुक्ति के विचार झलकते थे, यानी कि अब ये सभी चीज़ें क्या हो गई, ख़त्म हो गई। लेकिन फिर भी फ्रांसीसी क्रांति की स्मृति उदारवादियों को लगातार प्रेरित कर रही थी। फिर भी जो उदारवादी थे वो ये चाहते थे कि क्या आए, नया व्यवस्था आए और नई सरकार चुनी जाए। नई रूढ़िवादी व्यवस्था के आलोचक उदारवादी राष्ट्रवादियों द्वारा उठाया गया एक मुख्य मुद्दा था प्रेस की आज़ादी। यानी अब जो क्रांतिकारी थे, जो उदारवादी लोग थे, वो किस मुद्दे को लेकर के बात कर रहे थे कि प्रेस को क्या मिलनी चाहिए, आज़ादी मिलनी चाहिए, यानी कि प्रेस को अपनी बात कहने का अधिकार मिलना चाहिए। अब अगला टॉपिक है हमारा क्रांतिकारी। 1815 के बाद के वर्षों में दमन के भय ने अनेक उदारवादी राष्ट्रवादियों को भूमिगत कर दिया। यानी कि इसका मतलब कि जब 1815 में देखा गया कि चीज़ें उलटी हो गई हैं, यानी कि नेपोलियन के हार के बाद सभी चीज़ें वापस रिवर्स कर दी गई हैं, ठीक है, तो जो अब उदारवादी लोग थे या जो राष्ट्रवादी लोग थे वो क्या हो गए, शांत हो गए। मतलब कुछ समय के लिए उन्होंने क्या किया, अपने आप को शांत कर लिया। बहुत सारे यूरोपीय राज्यों में क्रांतिकारियों को प्रशिक्षण देने और विचारों का प्रसार करने के लिए गुप्त संगठन उभर आए। ठीक है, अब जो लोग थे वो क्या कर रहे थे, चुपके चुपके, मतलब सरकार की नज़र से बच करके लोगों को जागरूक करने का काम कर रहे थे और लोगों को प्रशिक्षण देने का काम कर रहे थे। उस समय क्रांतिकारी होने का मतलब उन राज्य तंत्रीय व्यवस्थाओं का विरोध करने से था जो वियना कांग्रेस के बाद स्थापित की गई थी। ठीक है, यानी अगर आप क्रांतिकारी हो तो इसका मतलब आप उस समय जो चीज़ें चल रही हैं उसके आप खिलाफ हो, यानी कि वियना संधि के बाद जो राजतंत्र वापस शुरू हुआ, जो प्रेस की आज़ादी छीन ली गई, उसके आप खिलाफ हो। ठीक है, साथ ही स्वतंत्रता और मुक्ति के लिए प्रतिबद्ध होना और संघर्ष करना क्रांतिकारी होने के लिए ज़रूरी था। ज़्यादातर क्रांतिकारी राष्ट्र राज्यों की स्थापना को आज़ादी के इस संघर्ष का अनिवार्य हिस्सा मानते थे। यानी कि वो लोग क्या चाहते थे कि किस चीज़ का निर्माण किया जाए, राष्ट्र राज्यों का निर्माण किया जाए। कौन था ये, कौन चाहते थे, ये उदारवादी लोग चाहते थे। ठीक है, अब एक शॉर्ट क्वेश्चन है यहाँ पे आपका। एक व्यक्ति है क्रांतिकारी मैत्सेनी जिनका नाम है, ठीक है, उनका जन्म जो है वो 1807 में हुआ था जेनोवा में, और वह कार्बोनारी के गुप्त संगठन का सदस्य बन गए। ठीक है, जो एक संगठन थे उसका नाम क्या था, संगठन का नाम था कार्बोनारी, उसके वो सदस्य बन गए। और 24 साल की युवावस्था में लिगुरिया में क्रांति करने के लिए उन्हें बहिष्कृत कर दिया गया। ठीक है, यानी एक जगह थी वहाँ पे उन्होंने क्या किया था, क्रांति किया था और उन्हें इस चीज़ के लिए क्या किया गया था, बहिष्कृत कर दिया गया था, यानी निकाल दिया गया था। उसके बाद उन्होंने 2 और भूमिगत संगठनों की स्थापना करी। पहला क्या नाम था, पहले का मार्सेई, जो कि मार्सेई में यंग इटली था, और दूसरा बर्न में यंग यूरोप की स्थापना करी उन्होंने, जिसके सदस्य पोलैंड, फ्रांस, इटली और जर्मन राज्यों
में समान विचार रखने वाले युवा थे। ठीक है, मैथ्सनी का विश्वास था कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार राष्ट्र ही मनुष्य की प्राकृतिक इकाई है। ठीक है, यानी कि ईश्वर की मर्जी के अनुसार जो है वो राष्ट्र यानी देश ही जो है वो क्या है, मनुष्यों के लिए एक प्राकृतिक इकाई है। अतः इटली छोटे राज्य और प्रदेशों के पैबंदों की तरह नहीं रह सकता है। उसे जोड़कर राष्ट्रों के व्यापक गठबंधन के अंदर एकीकृत गणतंत्र बनाना ही था। यह एकीकरण ही इटली की मुक्ति का आधार हो सकता है। उसके इस मॉडल की देखा देखी जर्मन, फ्रांस, स्विट्जरलैंड और पोलैंड में गुप्त संगठन कायम किए गए और मैथ्सनी द्वारा राजतंत्र का घोर विरोध करके और प्रजातांत्रिक गणतंत्रों के अपने स्वप्न से मैथ्सनी ने रूढ़िवादियों को हरा दिया और मैटरिक ने उसे हमारी सामाजिक व्यवस्था का सबसे बड़ा खतरा या दुश्मन बताया। ठीक है, तो अब हमें कुछ चीज़ें क्या याद रखनी है कि जियोसेपी मैथ्सनी जो थे वो क्या थे, क्रांतिकारी थे और कहाँ के थे, ये इटली के थे। ठीक है, और इनका क्या कहना था कि जो राष्ट्र है वो क्या है, एक प्राकृतिक इकाई है मनुष्यों की। ठीक है, और इसके लिए क्या करना होगा, इटली का एकीकरण करना होगा। ठीक है, और सभी जो लोग हैं उन्हें इटली की मुक्ति के लिए क्या करना होगा, मिल करके काम करना होगा। ठीक है, और कौन इनको अपना दुश्मन मानता था, तो मैटरनिक। ठीक है, जो ऑस्ट्रिया के क्या थे, चांसलर थे। अब अगला यूनिट हमारा क्रांतिकारियों का युग 1830 से 1848 का। तो प्रथम विद्रोह फ्रांस में जुलाई 1830 में हुआ था और मतलब अब ये कड़ी हम जो अभी तक हमने क्या पढ़ा, 1815 के बाद जो थे क्या हुआ था वहाँ पर रूढ़िवादी प्रतिक्रिया क्या थी, मतलब जो बुर्बो वंश को वापस जो है वो सत्ता दे दी गई थी। ठीक है, और उन्हें अब उदारवादी क्रांतिकारियों ने उखाड़ फेंका, उसी जगह एक संवैधानिक राजतंत्र स्थापित किया गया। अब वहाँ पर क्या हुआ कि 1815 में जो हुआ था, 1815 में जो बुर्बो वंश को जो सत्ता दी गई थी, अब जो उदारवादी लोग थे उन्होंने फिर से क्रांति करी और 1830 में जुलाई में उन्होंने क्या किया, उस शासन को फिर से उन्होंने उखाड़ फेंका और उसकी जगह पर क्या लेके आए, वो एक संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना करी। ठीक है, तो संवैधानिक राजतंत्र की स्थापना का मतलब क्या है कि राजा भी होगा और राजा किसके अनुसार काम करेगा, संविधान के अनुसार काम करेगा। और उसका अध्यक्ष किसको बनाया गया था, तो लुई फिलिप को बनाया गया था। और मैटरनिक ने एक बार यह टिप्पणी की थी कि जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है। तो ये क्वेश्चन कई बार पेपर में पूछा जाता है 1 नंबर में कि ये टिप्पणी किसने करी थी कि जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को जुकाम हो जाता है। अब इसका तात्पर्य क्या था कि अगर फ्रांस में कुछ भी परिवर्तन होता है, कुछ भी क्रांति होती है, तो उसका प्रभाव जो है यूरोप के अन्य देशों पर ज़रूर पड़ता है। इस कथन का मतलब ये था। जुलाई क्रांति से ब्रसेल्स में भी विद्रोह भड़क गया था, जिसके फलस्वरूप यूनाइटेड किंगडम ऑफ द नीदरलैंड से अलग हो गया था। ठीक है, अब जो यूनाइटेड किंगडम ऑफ जो नीदरलैंड था उससे जो एक देश अलग हुआ उसका नाम क्या था, ब्रसेल्स था। ठीक है, अब एक घटना जिसे इस पूरे यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग में राष्ट्रीय भावनाओं का संचार किया था, वह था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। ठीक है, यानी कि एक घटना जो महत्वपूर्ण थी, जिसने क्या करा, जो यूरोप के शिक्षित अभिजात वर्ग थे उनकी भावनाओं को संचार किया, वो था यूनान का स्वतंत्रता संग्राम। तो ये जो कहानी है वह 15वीं सदी में यूनान ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। ठीक है, जो यूनान जो देश था वो किसका हिस्सा था, ऑटोमन साम्राज्य का एक हिस्सा था। ठीक है, यूरोप में क्रांतिकारी राष्ट्रवाद की प्रगति से यूनानियों का आज़ादी के लिए संघर्ष 1821 में आरंभ हुआ। ठीक है, यानी जो यूनानी लोग थे जो ऑटोमन साम्राज्य से आज़ादी चाहते थे, ये आज़ादी की जो लड़ाई थी वो 1821 में शुरू हुई। और यूनान में राष्ट्रवादियों को निर्वासन में रह रहे यूनानियों के साथ पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का भी
पश्चिमी यूरोप के अनेक लोगों का समर्थन मिला जो कि प्राचीन यूनानी संस्कृति के प्रति सहानुभूति रखते थे। ठीक है, यानी यूनानी लोगों को जो थे अन्य लोगों का भी समर्थन मिला। कवि और कलाकारों ने यूनान को यूरोपीय सभ्यता का पालना बता कर प्रशंसा की और एक मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष के लिए जनमत जुटाया। ठीक है, यानी कि जो ऑटोमन साम्राज्य था वो क्या था, एक मुस्लिम शासक था। ठीक है, और जो यूनानी लोग थे उन्हें क्या बोला जा रहा है कि वो क्या हैं, जो यूनानी लोग हैं वो क्या है, देखो मुस्लिम साम्राज्य के विरुद्ध यूनान के संघर्ष को उन्होंने ठीक बताया कि जो यूनानी लोग हैं वो बिल्कुल ठीक जो है वो ऑटोमन साम्राज्य से अलग होना चाहते हैं। वो उनकी जो डिमांड है, जो मांग, वो बिल्कुल ठीक है। ठीक है, अंग्रेज कवि लॉर्ड बायरन ने धन इकट्ठा किया और बाद में युद्ध में लड़े भी। ठीक है, अब उन्होंने इस चीज़ के लिए क्या किया, पैसा भी इकट्ठा किया और बाद में लड़ाई में उन्होंने हिस्सा भी लिया। और 1824 में बुखार से उनकी मृत्यु हो गई। अंततः 1832 में जो है एक संधि हुई जिसका नाम क्या था, संधि हुई 1832 में, उसका आप देख सकते हो नाम क्या है, कुस्तुनतुनिया के संधि में जो है यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कर दिया गया। ठीक है, यानी कि अब जो है यूनान क्या हो गया, ऑटोमन साम्राज्य से अलग हो गया। ठीक है, तो अभी तक हमने दो कहानी पढ़ ली। एक हमने क्या पढ़ा कि एक ब्रसेल्स अलग हो गया है, किससे हुआ है, यूनाइटेड किंगडम ऑफ नीदरलैंड से अलग हो गया है। दूसरा हमने क्या पढ़ा है कि ऑटोमन साम्राज्य से क्या अलग हो गया, यूनान जो था वो एक अलग देश बन गया है। ठीक है, तो इस तरीके से यूरोप में जो है वो क्या शुरू हो चुका है, परिवर्तन की एक लहर जो है वो शुरू हो चुकी है। अब अगला टॉपिक जो हमारा क्या है, रोमानी कल्पना और राष्ट्रीयता की भावना, जो हम अगले पार्ट में पढ़ने वाले हैं। तब तक आप इतना पढ़ो, समझो, अपने नोट्स तैयार करो, बाकी हम आगे का अगले पार्ट में कवर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।